अब आगे अब तक हमने पढ़ा कि सिया डाइवोर्स पेपर साइन करके मेंशन से बाहर चल जाती है और जैसे ही वह अपना सूटकेस लेकर उसे मेंशन से बाहर जाने लगती है वैसे उसे ख्याल आता है कि उसे एक बार जानवी जी से बात करनी चाहिए क्योंकि जानू जी ने उसकी बहुत मदद की थी। इसलिए उसने सोचा कि आखिरी बार उन्हें अलविदा कहकर वह यहाँ से बहुत दूर चली जाएगी। लेकिन जैसे ही वह सर्वांग हेडक्वार्टर के बाहर आती है वैसे ही वह फिसल कर गिरने वाली होती है। तभी उसका दोस्त तेज उसे बचा लेता है और बचाते हुए पूछता है तुम ठीक तो हो ना। तभी सिया कहती हाँ मैं ठीक हूँ, वह शायद जल्दबाजी के चक्कर में मैं गिरने वाली थी, धन्यवाद मुझे बचाने के लिए। तभी तेज कहता है मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ और दुखी भी क्योंकि तुम यहाँ से जा रही हो, आप मेरे से बात कौन करेगा मेरी दोस्त करने का। तभी सिया तेज को बोलता है मैं तुम लोगों से मिलने है आया करूंगी। इतना कहकर वह मेंशन के अंदर जाने लगती है। सिया और तेज की बात टू और घर का टू देखकर एक इंसान की गस से मुट्ठी बांध चुकी थी और जैसे वह देखता है कि सिया उसके घर के अंदर आ रही है वैसे ही वह सिया कहाँ जोर से पढ़ते हुए अपने मेंशन से बाहर ले जाने लगता है। सिया जो उसे इंसान की इस हरकत को देखकर शॉक हो गई थी वह अपना हाथ गुस्से से छुड़ाते हुए उसे इंसान को कहती है छोड़ो मुझे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ पकड़ने की और तुम होते कौन हो मेरा हाथ पकड़ने की हिम्मत करने वाले। इतना कहकर वह अपना हाथ छुड़ाने लगते हैं लेकिन सामने वाला इंसान जो और कोई नहीं आरव होता है वह गुस्से से सिया को अपने मेंशन से बाहर निकलते हुए कहता है निकल जाओ मेरे मेंशन से और आज के बाद मेरे मेंशन के आसपास भी नहीं देखना। सिया जो मेंशन के आने से पहले अपने सिर पर घूंघट कर लेती है, इस बार भी आरव सिया को नहीं देख पाता है और वह पूरा शौक हो जाती है और अपने गुस्से भरे लाल चेहरे से कहती है आप होते कौन है मुझे ये सब बताने वाले, मैं खुद नहीं चाहती हूँ कि मैं आपकी जिंदगी में रहूं और मैं यहाँ से जा ही रही थी, बस एक बार दादी जी को देखने आई थी लेकिन आपको तो मुझे प्रॉब्लम है। तभी आरव बोलता है हाँ मुझे तुमसे प्रॉब्लम है क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि तुम किस तरीके की लड़की हो। ये करके आरव उसको ऊपर से नीचे देखने लगता है। ये देखकर सिया को बहुत अजीब लगता है कि आज से पहले अरब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था लेकिन आरव कहता है तुम मेरे ही मेंशन में रहकर नौकरों से इश्कबाजी कर रही थी जबकि तुम जानती हो कि तुम्हारा पति कौन था। भले ही हमारा डाइवोर्स हो गया है लेकिन तुम्हारा कोई हक नहीं बनता है किसी भी मर्द के सामने आने से। यह बात सुनकर सिया गुस्से से बोलता है मेरा मन जो मैं करूंगी, आप कोई नहीं होते मेरे जो मुझे सिखाएंगे और बताएंगे। तभी आरव उसको फिर से घसीटते हुए अपने अपने पोश इलाके से बाहर धकेलते हुए गिरते हुए उसे दूर धक्का दे देता है। निकल जाओ मेरे घर और मेरी जिंदगी से। आरव अपने गुस्से में ये तक नहीं देखा है कि सिया को जब उसने धक्का दिया तो उसे सिर पर बहुत गहरी चोट लगी थी और उसके हाथ पांव में भी चोट लगी थी। इस वक्त आरव का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वह चाहता था कि वह सिया को जान से मार दे। इसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। फ्लैशबैक, जब से आप पेपर साइन करके मेंशन से बाहर जा रही थी तभी आरव का फोन में एक नोटिफिकेशन आया और जब आरव ने यूज नोटिफिकेशन में क्लिक किया तो यूज कुछ ऐसा दिखा जिससे वह चौंक गया और वह गस से भी बढ़ गया क्योंकि उसमें सिया की तेज के साथ और एक दो मर्दों के साथ क्लोज मोमेंट की पिक्चर्स थी। लाइक दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि सिया यूएन लोगों से, यूएन आर्मियों से क्लोज होने की कोशिश कर रही है और संबंध बनाने की कोशिश करिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यह सब किसी की साजिश थी जो मैं आपको बाद में बताऊंगी किसकी शादी से। लेकिन आप इतना जान लीजिए कि सामने वाला नहीं चाहता कि सिया और आरव साथ साथ रहे, इसलिए उसने ऐसी तस्वीर भेजी लेकिन उसमें भी सिया का फेस थोड़ा ब्लड आ रहा था। लेकिन उन फोटोज के नीचे एक मैसेज भी था जिसमें सामने वाला इंसान आरव को बताते हुए कहता है कि तुम तो लड़कियों से दूर भागते थे और किसी को अपने पास भी नहीं आने देते थे और तुम्हें सबसे ज्यादा नफरत धोखेबाजों से थी, लेकिन ये क्या तुम्हारी खुद की बीवी तुम्हें धोखा दे रही है। ये सब देखकर आरव को बहुत गुस्सा आ रहा था लेकिन उसे इतना यकीन भी नहीं हो रहा था किसी आशा कर सकती है। लेकिन जब आरव अपने मेंशन से बाहर निकाला और तेज और सिया को उसे हालत में देखा तो उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने ना आव देखा न ताव देखा। उसने सिया को सीधा अपने मेंशन से बाहर ले गया घसीटते हुए और उसे धक्का दे दिया और उसे इतना करके मन नहीं भरा तो उसने अपने पोश इलाके से सिया को बेदखल कर दिया और सारे सिक्योरिटी गार्डों को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा ये लड़की इस एरिया में दिखते नहीं चाहिए। इतना करके वह तो वहां से चला गया लेकिन सिया जो अभी नीचे गिरी हुई थी उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू थे और इस वक्त उसका घूंघट भी हल्का सा उठ गया था जिससे सिया की मासूम आंखें और मासूम चेहरा सारे गार्डों के दिल में एक दर्द फैला रहा था क्योंकि सिया इतनी मासूम है ये बात आरव को नहीं पता थी लेकिन वहां पर मौजूद सारे घाट को सिया के बारे में अच्छे से पता था क्योंकि वह सब सिया से अपनी बच्ची की तरह बातें करते थे और उसे अपनी बच्ची की तरह रखते थे। लेकिन आज अपने बॉस को ऐसा करते हुए देखकर सारे घाट बहुत दुखी हो गए। वह सब चाह
चाहते थे कि वह सिया के पास जाए, उसे संभाले, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। कुछ देर बाद सिया, जो बेसुध हालात में वही सड़क पर पड़ी हुई थी, तभी से होश आता है और वह एक नज़र उसे बिल्ला और घाट को देखते हैं और फिर अपना बैग उठाती है जो उसके हाथ में तब से था। तभी वह अपना बैग उठाते हुए अपने मन में बोलती है, मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा आपसे नफरत करती हूँ। मेरी कोई गलती ना होते हुए भी आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा, और भगवान मेरी क्या गलती थी, आपने मुझे इसका काट पर छोड़ रखा है। जाना, मैं कहीं जा सकती हूँ, नहीं कहीं रह सकती हूँ, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई, अब मैं जीना नहीं चाहती। बेसुध हालत में इस सड़क पर चलते जा रही थी, उससे ये तक नहीं रहा कि वह चलते चलते हाईवे पर आ गई है और किसी भी वक्त उसकी टक्कर गाड़ी से हो सकती है। तभी अचानक से कैसा होता है जिसकी मैं किसी ने नहीं की थी वहीं गिर जाती है। इस सड़क पर क्या होता है, या फिर जिंदगी उसके साथ फिर कोई नया खेल खेल रही है? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। प्लीज दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप भूल गए तो मेरी स्टोरी भी छूट जाएगी। पीछे तो मत देखो, प्लीज एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। आपको जो भी कमेंट करना हो भेज दीजिए या फिर कुछ भी लिख दीजिए, मुझे आप लोगों का कमेंट्स बहुत पसंद है और आज मैं बहुत खुश हूँ, तो आपके लिए एक बड़ा एपिसोड लाऊंगी। और हाँ, आप लोग समझा कीजिए, मुझे भी और सारे काम करने पड़ते हैं। मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ती है और पढ़ना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं स्टोरी लिखती हूँ। बट आप लोग इंडियन फैमिली के माँ बाप को तो जानते हो सब जबरदस्ती आपको बताएंगे, बोलेंगे पढ़ो पढ़ो, और नहीं पढ़ोगे तो सारे रिश्तेदार को बोल देंगे कि यह पढ़ती नहीं है, यह ऐसे करती है, ये कुछ भी मतलब जीना हराम कर दिया है मेरे माँ बाप ने। मेरा मुझे बहुत दुख होता है, मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। और हाँ, हैप्पी नवरात्रि, मैंने आपको विश करना भूल गया, लेकिन आप लोग भी खुश रहो, मैं भगवान से यही चाहूंगी। और घूमो फिरो, डांडिया नाइट में तो सब गए ही होंगे, मैं नहीं गई, लेकिन और आप लोग का कहाँ से यह वीडियो देख रहे हो प्लीज कमेंट करो कि मैं स्टेट से यह वीडियो देख रहा हूँ, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरे सब्सक्राइबर कौन से सिटी में है। मैंने कुछ ज्यादा ही लंबा अपना इंट्रोडक्शन दे दिया शायद, लेकिन अगले एपिसोड में मैं आपको अपना परिचय बताऊंगी कि मैं कौन हूँ और मेरा नाम क्या है। अगर आपको मेरा परेशान जाना तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, अगर आपको नहीं जाना तो ये भी कमेंट कर दीजिए कि हाँ, मुझे आपका बड़ी में नहीं जानना है। आप सिर्फ एपिसोड अपलोड करो तो मैं आपके हिसाब से एपिसोड बनाऊंगी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आज मैं लेकिन बहुत खुश हूँ और आप लोग भी खुश हो जाओ भाई, क्योंकि मुश्किल टाइम या आपका कोई भी बुरा वक्त चल रहा है, वह किस ना किसी दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी जिंदगी आपके पास ही रहती है। आप हर एक पल एंजॉय करो, चाहे वह दुख का ही क्यों ना हो। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप किसी दुख चीज में हो, किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हो जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो सिर्फ अपने मन की सुनो और हर एक पल जियो, क्योंकि एक बार आप जब मर जाएंगे तब आपके सारे पैसे, सारे प्यार सब लोग भूल जाते हैं, लेकिन आपको आपकी आत्मा को याद रहता है कि आप कैसे थे, आपने कितनी जिंदगी जी, आपने हर पल कैसे एंजॉय किया। धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूंगी, आगे बोल दूंगी तो सबको बुरा लग जाएगा। मेरे ख्याल से अब तक हमने पढ़ा कि सिया बेसुध हालत में हाईवे पर चल रही थी, तभी सामने से एक तेज रफ्तार वाली गाड़ी आती है और सिया को देखकर हॉर्न बजने लगती है। सामान की आवाज से सिया, जो अभी अपने होश में नहीं थे, वह अपने होश में आती है और सामने देखने लगती है। तभी सिया देखी है कि उसके सामने से एक बड़ी तेज रफ्तार में गाड़ी आ रही है जो उसे शायद कुचल के जाने वाली है। ये सोचकर वह डर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है, क्योंकि यूज इस चीज की आमद से नहीं थी। तभी वह तेज रफ्तार वाली गाड़ी सिया के पास आकर रुक जाती है और जैसे ही वह गाड़ी रुकती है, पीछे सीट पर बैठा हुआ शख्स वह अपने ड्राइवर को घर घर के देख रहा था, क्योंकि इस वक्त उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी और वह ऑफिस जाने के लिए भी उसकी देर हो रही थी। इसलिए उसने अपने ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन दिया था कि जल्दी जल्दी कर चला, इसलिए उसका ड्राइवर डर के मारे जल्दी जल्दी कर चला रहा था। लेकिन अचानक से सिया को वहां देखकर ड्राइवर को कुछ सोच नहीं रहा था, इसलिए उसने बिना कुछ न सोते हुए गाड़ी रोक दी और डरते हुए अपने बॉस को देखने लगा, जो खून जैसी आंखों से उसे ही देख रहा था। तभी ड्राइवर डरते डरते अपने बॉस को बोलता है, बस वह सामने एक लड़की आ गई थी, इसलिए मैंने गाड़ी रोक। तभी उसे गाड़ी के पीछे से जितनी भी गाड़ियां आ रही थी वह भी रुक जाती है और दूसरी गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे शख्स का असिस्टेंट बाहर आकर गाड़ी के ड्राइवर से पूछता है, क्या हुआ, तुमने अचानक से गाड़ी क्यों रोक दी? तभी ड्राइवर सामने की तरफ इशारा करता है जहां सिया बेहोश पड़ी थी। तभी वह असिस्टेंट अपने बॉस को देखा है जो इस वक्त बहुत गुस्से में था। तभी वह शख्स अपने ड्राइवर से कहता है, यू आर फायर। इतना करके वह गाड़ी का दरवाजा खोलना है और सामने की तरफ देखने लगता है जहां सिया, जो इस वक्त बेहोश थी, वह से दिखती है। सिया को देखकर उसे शख्स की आंखों में गुस्सा भर आता है, क्योंकि आज तक किसी भी इंसान की हिम्मत नहीं हुई उसे शख्स के सामने या फिर उसे शख्स का रास्ता रोकने की, लेकिन ये छोटी सी लड़की उसका रास्ता रोक बैठी।
बैठी थी तभी उसका असिस्टेंट अपने बॉस सीखना है बस में देख लेता हूँ आप आराम से गाड़ी में बैठ जाए। तभी वह शख्स अपना हाथ दिखाते हुए आगे की तरफ जाने लगता है। तभी वह शख्स धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए सिया के पास ले जाने लगता है और सिया जो इन सब बातों से अनजान बेहोश थी, उसे कुछ चीज का होश नहीं था। तभी वह शख्स सिया के पास जाकर उसको अपनी तरफ पेलता है और जैसे ही वह सिया का चेहरा देखा है तो सिया की मासूम शक्ल देखकर उसे पत्थर दिल शख्स के भी सीने में थोड़ी नरमी आ जाती है और वह सिया को उठाते हुए कहता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर कैसे आ गई और तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि अभी तुम्हारे साथ क्या हो जाता। तो मरने वाली थी तो मैं इस बात का होश नहीं था कि तुम हाईवे पर चल रही हो। तभी सिया जो उसे इंसान के होश में लाने से हल्की आंखें खोलता है और उसे शख्स को देखते हुए कहती है, भैया। इतना कहकर वह बेहोश हो जाती है और वह शख्स उसे लड़की की ऐसी बातें सुनकर शौक हो जाता है क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं था। उसे शख्स को भी नहीं पता था कि उसके माँ बाप कौन है और वह कहाँ से आया। ए फ्लैट तक हमने पता कि सिया बेसुध हालात में हाईवे पर चले जा रही थी। तभी उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है और वो इंसान जो गाड़ी की पिछली के सीट पर बैठा हुआ था वो अचानक से गाड़ी के रुकने से गुस्सा आ जाता है क्योंकि वह एक इम्पोर्टेंट काम कर रहा था और उसे इंसान को अपने काम के बीच में दखलंदाजी पसंद आई थी। तभी ड्राइवर से बताता है कि सामने अचानक से एक लड़की आ जाती हो। वह इंसान अपनी गाड़ी से बाहर निकाल कर उसे लड़की को देखने जाता है। जैसे उसे लड़की का फेस देखा है उसे कुछ अपनापन का एहसास होता है। वो इंसान उसे उठाते हुए लड़की उसकी फिक्र करते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है और रसिया जो अभी थोड़ी भी उसी की हालत में थी वह अपनी आंखें धीरे धीरे खोलती है और अपने सामने एक शख्स को देखते हैं। उसे पता नहीं उसके मन में क्या आता है और वह उसे इंसान को भैया बोल देती है और इतना बोलकर वह फिर से बेहोश हो जाती है और वह इंसान ये सुनकर शॉक हो जाता है लेकिन उसे भी सिया के अंदर से अच्छा भाव महसूस हो रहा था और उसे अपनेपन का एहसास होता है, इसलिए वह सिया को बिना कुछ सोचे समझे अपनी गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में बैठने लगता है। ये सब देखकर ड्राइवर के साथ साथ असिस्टेंट और बॉडीगार्ड सब शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वह इंसान लड़की आपसे बहुत दूर रहता था और वह इसी वजह से अपनी कंपनी में एक भी फीमेल वर्कर नहीं रखा हुआ था क्योंकि उसे लड़कियों से नफरत ही पता नहीं किस बात की उसकी नफरत थी। जब भी वह किसी लड़की को देखा वह चढ़ जाता था और उसका गुस्सा इतना भयानक था कि वह उसे लड़की को मारने की भी हिम्मत रखता था। ये सब देखकर कि उसके बस किसी लड़की से अच्छे से पेश आ रहे हैं और उसे अपनी गोद में उठाकर अपनी कर में बैठा रहे हैं, उन सबको एक बार अच्छे से याद है था कि एक बार एक लड़की ने गलती से उनके बॉस को छोड़ दिया था तो वह लड़की के हाथ उसे सर ने कटवा दिए थे और 3 दिन तक वह अपने हाथ लगातार लगाते रहते थे और सैनिटाइज करवाते रहते थे। जब उनका मन बढ़ गया तो उन्होंने उसे लड़की को मरवा भी दिया था लेकिन यह नज़ारा बिल्कुल अलग था। उसके बाद उसे लड़की से अच्छे से पेश तो आ रहे थे लेकिन उनकी आंखों में बहुत सारा प्यार भी दिख रहा था। ये सब देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और वही इंसान सिया को लेकर अपनी कर की सीट में बैठकर बोलता है, जल्दी गाड़ी चलाओ और हॉस्पिटल लेकर चलो। तभी ड्राइवर अपने होश में आता है और कर में बैठकर गाड़ी पास के अस्पताल की तरफ बढ़ा देता है। कुछ देर बाद उन सब का गाड़ियों का काफिर एक अस्पताल के सामने आता है जो कि देखने में बहुत हाई फाई था। अपनी गोद में उठाते हुए अस्पताल के अंदर ले जाता है। ये सब देखकर शॉक ड्राइवर और असिस्टेंट और सॉफ्ट हो जाते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके बस सिर्फ उसे लड़की को अस्पताल ले जाकर छोड़ देंगे लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही चल रहा था। उनके व्हाट्सएप में गोद में उठाकर उसे लड़की को जैसे हमारे पास अच्छे से जानते भी नहीं है वह उसने अपनी गोद में उठाकर अस्पताल में ले जा रहे हैं। ये सब बहुत अजीब दिख रहा था सबको लेकिन उसे इंसान ने जिसे सिया को अपनी गली उठाकर अस्पताल के अंदर ले जा रहा था उसे कोई फर्क नहीं पड़ा था कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है। अस्पताल के लोग भी बहुत शौक गए थे उसे इंसान को अचानक से उसे अस्पताल में देखकर लेकिन उसे इंसान को ये सबसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। वह इंसान अचानक से डॉक्टर डॉक्टर चलने लगते हो। उसे इंसान की ऐसी भयानक आवाज सुनकर सारे डॉक्टर डर जाते हो। डरते हुए बोलते हैं, जी सर क्या हुआ है। तभी वह इंसान सिया को स्ट्रेचर में बिठाकर बोलता है, चेक हर। उसे इंसान की इतनी भयानक आवाज सुनकर सारे डॉक्टर जाते हो डरते रहते थे ओटी के अंदर ले जाने लगते हैं और कुछ देर बाद सारे डॉक्टर थोड़ा रिलैक्स होकर आते हैं और बोलते हैं उसे इंसान को बस उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वह कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई थी बस और साथ में किसी बात का स्टेटस भी है इसीलिए वह बेहोश हो गई है, उन्हें कुछ देर में होश आ जाएगा, हमने उनको इंजेक्शन दे दिया है। डॉक्टर के पास सुनकर उसे इंसान को थोड़ा रात आता है और वह डॉक्टर को जाने का इंतजार करता है। तभी उसे इंसान का असिस्टेंट कहता है, बस हमारे मीटिंग का वक्त हो गया है और हम लोग 15 मिनट देर हैं। तभी वह बस बोलता है, मीटिंग को कैंसिल कर दो। इतना कहकर वह शख्स सिया के पास जाने लगता हूँ। अब तक हमने पढ़ा कि सिया को वो शख्स हॉस्पिटल ले जाता है और सिया की जैसे ही आंखें खुलती है वो चौंक जाती है। अभी आगे चौंक जाते हैं क्योंकि वह सब सिया के बिल्कुल बगल में बैठा हुआ था।
था, मतलब बगल वाली चेयर में बैठा हुआ था और उसका ऑरा बहुत डरावना लग रहा था। शख्स की नीली आंखें इतनी गहरी थी कि इनमें कोई राज नहीं और वह शख्स एक टक सिया को ही देख रहा था। सिया को उस आदमी से डर तो लग रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उससे वो शख्स से अपनापन महसूस हो रहा था, जिससे वो थोड़ा नॉर्मल पर डरते डरते पूछती है, आप कौन हो और मेरे साथ क्या हुआ कि आप मुझे हॉस्पिटल लेके आए हो? तभी वो शख्स बोलता है, तुम मेरे गाड़ी के बीच में आ गई थी और फिर तुम बेहोश हो गए, तब मैंने तुम्हें हॉस्पिटल लेकर आया। तभी सिया बोलती है, पर मेरा बैग? तभी वह शख्स बोलता है, डोंट वरी, मेरे बॉडीगार्ड्स के पास है तुम्हारा बैग। तभी वह शख्स और कुछ पूछने वाला था, तभी सिया बेड से खड़ी होकर जाने लगती है। तभी वह शख्स बोलता है, तुम कहाँ जा रही हो? अभी तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। तभी सिया बोलती है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मेरा कोई घर नहीं है और अभी शाम होने वाले, अगर मैं अभी नहीं गई तो रात भर मुझे इधर उधर भटकना पड़ेगा और किसी घर की तलाश करनी पड़ेगी, वह मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है, इसलिए मैं जा रही हूँ। मुझे एक छोटा सा घर भी ढूंढना है, काम रेंट का, ताकि मैं इस बार चैन से रह सकूँ। नहीं तो जिंदगी में मुझे ऐसी मोड़ पर लाकर रख दिया है कि मैं सिर्फ एक ही रास्ता चुन सकती हूँ, वह है करने का। इतना कहकर वह जाने लगते हैं। तभी वह शख्स बोलता है, तुमने मुझे भाई कहा था, तो अगर तुम मुझे अपना भाई मानती हो तो क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो मेरे घर पर? और फिर अगर तुम्हें घर मिल जाएगा तो मेरे घर से चल जाना, और नहीं मिला तब तक तुम मेरे घर पर ही रहो, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लग रहा है तुम्हें इस तरह जान देने का। भले ही तुमने मुझे शायद मजाक में या फिर बेहोशी में मुझे भाई कहा था, लेकिन मैं तुम्हें अपने दिल से बहन मान लिया है। फिर सिया बोलती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, पहले मैं किसी के घर रहकर उसका एहसान चुक हो और उसे एहसान की कीमत मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मुझे नहीं पता था आप मुझे, और कोई एहसान नहीं चाहिए जिसको छुपाने में इस बार मेरी जान ही ना चल जाए। तभी वह शख्स बोलता है, अगर तुम्हें मैं थोड़ा सा भी गलत लग रहा हूँ तो तुम मेरे घर पर नहीं आओ, लेकिन अगर तुम मेरे पर थोड़ा सा भी भरोसा करती हो तो प्लीज चलो बहन मेरे घर। उसकी ऐसी बातें सुनकर सिया थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि उसे वह इंसान सही लग रहा था, और जब उसने सिया को अपनी बहन कहा तब सिया का दिल पिघल गया और वह बोली, ठीक है, लेकिन मैं 1-2 दिन में ही आपके घर से चल जाऊंगी और आप मुझे रोकेंगे भी नहीं। तभी वह शख्स बोलता है, ठीक है, तो मैं जितने दिन मेरा घर रहना है तुम रह सकती हो, वैसे भी मेरे घर पर इतनी जगह है कि तुम अपना पूरा परिवार अभी जिंदगी भर मेरे घर पर आकर बस जाओगे, तब भी मेरे पैसे नहीं जाएंगे और ना ही मेरा घर का जगह काम पड़ेगा। परिवार नाम सुनकर सिया मुस्कुराते हुए कहती है, जैसे वह भगवान को और खुद को खुश रही हो। परिवार के नाम पर सिर्फ मेरे लिए 2 इंसान थे और मैं उनको भी अब छोड़ कर आ गई हूँ। पता नहीं बोल कैसे होंगे, लेकिन मुझे अब अपनी नई जिंदगी स्टार्ट करनी है और मुझे अपने गाँव जाकर अपने चाचा चाची से अपना जमीन जायदाद भी लेना है। बस इतना ही मेरा लक्ष्य है और इसके बाद ही मैं कुछ कर पाऊंगी जिंदगी में आगे। तभी वह शख्स कहता है, तुम्हारे चाचा चाची ने कहा किया है? तभी सिया बोलती है, उन्होंने मेरा घर हथिया लिया है। तभी वो शख्स बोलता है, तुम्हारे चाचा जी और चाची जी और तुम्हारा गांव कहाँ है? मुझे बस नाम बता दो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारा जमीन दिलवा सकता हूँ। सिया कहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने बलबूते पर अपनी जमीन उनसे छीनूंगी। तभी वह शख्स कहता है, इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे कमाने होंगे, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी स्किल है जिससे तुम पैसे कमा सकते हो? तभी सिया हाँ बोलती है। ये सुनकर वह शख्स बोलता है, ठीक है, तो अभी हमें चलना चाहिए और बाकी बातें हम कल करेंगे। तुम बहुत कमजोर हो तो घर जाके हम लोग सीधा एक खाना खाएंगे और फिर हम लोग तुम्हारे स्किल के बारे में और तुम्हारे कम के बारे में कल जानेंगे। सिया भी हाँ बोलती है और वाहन से दोनों निकल जाता है। कुछ देर बाद सिया और वशस हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और उनके पीछे पीछे उस शख्स का असिस्टेंट भी ये रहा होता है, जो कि सिया के वार्ड के बाद ही खड़ा होता है। तभी वह शख्स कुछ इशारा और वह शख्स का दरवाजा उसका असिस्टेंट खोलता है, उसके साथ साथ सिया का भी दरवाजा एक बॉडीगार्ड्स खोलता है और वो दोनों एक कार में बैठकर निकल जाते हैं। रास्ते भर सिया कुछ सोच रही थी और वो शख्स सिया को सोचते हुए अपने मन में सोचता है, मैं जानता हूँ तुम बहुत बड़ी परेशानी से गुजर रही हो, लेकिन तुम्हें मुझे अपनी भी याद आती है, जिस रास्ते पर तुम भी खड़ी हो, जहाँ पर तुम्हारा कोई नहीं घर नहीं कोई इंसान, उस रास्ते पर मैं भी कभी खड़ा हुआ करता था और बड़ी मुश्किलों से मैंने इतना बड़ा एम्पायर बनाया है। मैं पता नहीं क्यों तुझ में खुद को देखता हूँ जैसे तू मेरा कोई अपना सा है। तो दोस्तों, मैं राइटर ये बात आपको बता देती हूँ कि उस लक्ष्य और सिया के बीच में एक रिश्ता है। ऐसे उस शख्स ने सिया को अपना नहीं माना और ना ही ऐसे वो अपने घर ले गया। उन दोनों के बीच में एक गहरा रिश्ता है, भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन खून का भी रिश्ता है। ये बात हम लोग आगे जानेंगे कि खून का रिश्ता कैसे हुआ, लेकिन उसके लिए आपको पूरा एपिसोड पढ़ना पड़ेगा, मतलब सुनना।
पड़ेगा। और दोस्तों, आप लोग लाइक शेयर नहीं करते हैं, आप मुझे बहुत दुख होता है। और प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए। मैं सभी के कमेंट पढ़ती हूँ, रिप्लाई नहीं देती हुई, लेकिन सभी के कमेंट पढ़ती हूँ। और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना जरूर ना भूलें, क्योंकि भूल गया तो आपको एपिसोड भी हो जाएगा और मैं भी आपको भूल जाऊंगी। ठीक है, बाय बाय। अभी आगे कुछ देर बाद वह शख्स और सिया अपने डेस्टिनेशन पर जाते हैं और वो ट्रक साइज बर सिया का दरवाजा खोलता है। ये देखकर असिस्टेंट तो बेहोश होने वाला था, लेकिन इनमें से एक बॉडीगार्ड भी ऑफ हो जाता है, जिसको दूसरे बॉडी काटने गिरने से बचाने के लिए है अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था। ये सीन बहुत फनी दिख रहा था, लेकिन वन बॉडीगार्डों के लिए ये सीन एक मरने जैसा सीन में था, क्योंकि अगर उनके बॉस उन्हें सलात में देख लेते हैं तो उन्हें पक्का जान से मार देते हैं। अभी आगे सिया अभी थोड़ा चौंक जाती है, क्योंकि वह शख्स की ऐसी पर्सनैलिटी थी, उस नहीं लगा था कि वो शख्स उसके लिए दरवाजा खोलेगा, लेकिन वह अपनी हैरानी छुपाते दरवाजे से बाहर आती है कार के और बाहर आके उस मेंशन को देखने लगती है, जो वाइट में से भी बहुत बड़ा था और बहुत ही लग्जरियस वाइफ दे रहा था। उस मेंशन को सब ब्लैक मैंशन बोलते थे और डेविल मेंशन, क्योंकि उस मेंशन में बहुत ही डरावनी आभार महसूस होती थी। उसमें मेंशन का कलर का थीम ब्लैक एंड ग्रे था, चारों तरफ एक अलग सेंटा था, लेकिन यह वो सब चीज को इग्नोर करके उनसे इंसान को देखने लगती है जिसने उस हॉस्पिटल लेके गया था और अभी उससे अपने घर में रहने दे रहा था। कोई ये सब चीज अजीब तो लग रही थी, लेकिन वो इस वक्त कुछ भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। तभी सिया को वो इंसान उसका हाथ पकड़ाते साथ में उस मेंशन में ले जाने लगता है और जैसे ही वह लोग दरवाजे पर आते हैं तभी वह शख्स अपने बॉडीगार्ड्स और अपने असिस्टेंट से पूछता है, घर की लक्ष्मी जब तुम्हारे घर पहली बार आती है तो उसका कैसे स्वागत किया जाता है? क्योंकि मैंने कहीं देखा था कि घर की लक्ष्मी का बहुत अच्छे से स्वागत होता है। आरती ये सब करके, तो क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कैसे कैसे होता है? तभी असिस्टेंट बोलता है, शायद वो आरती ये सब किया जाता है, लेकिन ये वो सब तो घर की महिलाएं करती है और यहाँ पे तो एक भी महिला है नहीं है। तभी वह शख्स बोलता है, तुम बस मुझे बताते जाओ और जाकर सरा सामान लेके आओ। और तुम्हारा नाम क्या था? वो शख्स सिया से पूछता तो सिया बोलती है, मेरा नाम सिया है, आप मुझे अपने घर में रहने दे रहे हो और आपने मुझे हॉस्पिटल तक ले गए और आपको मेरा नाम भी नहीं पता, आपने पूछे भी नहीं। तभी वह शख्स बोलता है, सिया अच्छा नाम है और हाँ मैं भूल गया था, क्योंकि पता नहीं मुझे क्या हो गया था। तभी वो शख्स अपने असिस्टेंट को इशारा करता और वो असिस्टेंट सिया के लिए आरती की थैली लाता और एक कलश में चावल रख देता है जमीन पे और एक आलते की थैली रहती है। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि घर की लक्ष्मी का गृह प्रवेश कैसे होता है, तो अगर उस कोई गलती होगी तो मुझे माफ कर दीजिएगा। तभी सिया को उस शख्स ने अपने हाथों से आरती की और उस अंदर आने का इशारा कैसे भी अपने पाँव कलश पर रख दिए और अपने पैर के प्यो घर में छोड़ने लगती है, रखने लगती है। मतलब ये सब देखकर वह शख्स बहुत खुश था, लेकिन बाकी जितने भी बॉडीगार्ड्स हैं और वो शख्स का असिस्टेंट, वो सब बहुत ज्यादा सदमे में चूके होते हैं, क्योंकि घर तक लाना ठीक था, हॉस्पिटल तक लाना ठीक था, लेकिन उसके बॉस ने किसी लड़की की आरती की, वाह भी इतने प्यार से, और उस लड़की को प्यार से देख ही रहा है। उन सबको ये सब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी भी ऐसी चीजें नहीं देखी थी। अभी आगे तभी वो शख्स आरती की थैली साइड में रखकर अपने किचन शेफ को बुलाता है, चाप जो वर्ल्ड के नंबर 1 से शेफ्स कहता है, आज सिया काफी फावोरिटे खाना बनाओ और हेल्दी भी होना चाहिए। तभी वो सब शेफ सिया की पसंद की डिश पूछने लगती है। ये सब सुनकर सिया को बहुत अजीब लग रहा था और अपनी पसंद की चीजें भी बताना बहुत अजीब लगा, लेकिन वो बताती है और कहती है, मैं कहाँ रोक सकती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा रेस्ट करना है, मेरा सिर दर्द कर रहा है। तभी वो शख्स कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे कमरा दिखा दो। तभी वो शख्स सिया का हाथ पकड़ते सिया को उसके कमरे में मिलने जाता है, जो कि पर्पल और ब्लैक थीम में था। ये थीम बहुत ही खूबसूरत था और आप लोग इमेजिन कर सकते हो पर्पल और ब्लैक को बहुत अच्छा होता है। तभी सिया बोलती है, आपने अपने मेंशन को तो इतने डरावाने तो जैसा कसा जा रखा है, मतलब आप अपने मेंशन को अच्छे से सजाकर बहुत ही लो भावना स्वर्ग जैसा भी बना सकते थे, और मुझे ये जगह उतनी पसंद नहीं, सच कहो तो बोला तो नहीं चाहिए, लेकिन मैंने बोल दिया। तभी वो शख्स कहता है, अगर तुम्हें ये जगह नहीं पसंद ही है तो कल ही हम मेरे दूसरे मेंशन चलेंगे, जिसका थीम इस मेंशन से बहुत अलग है और तुम्हें पसंद भी आएगा। बस तुम मुझे अपनी सदी पसंद बता दो ताकि मैं तुम्हें तुम्हारा पसंदीदा रूम दे सको। तभी सिया बोलते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। तभी वह शख्स बोलता है, क्या तुम अपने भाई को नहीं बता सकते हो कि तुम्हें क्या क्या पसंद है और तो मैं किस तरीके का घर पसंद आएगा? तभी सिया बोलती है, ठीक है। तभी वह शख्स बोलता है, अभी खाना बनने में टाइम है, तब तक हम लोग तुम्हारे लिए पसंद नापसंद को जान लेते हैं। तब ऐसा बोलती है, ठीक है। इतना करके दोनों बैठ जाते हैं एक सोफा पे। तभी वह शख्स पूछता है, सॉरी गाइस, मैंने आपको उस शख्स का नाम
नाम नहीं बताया, तो चलिए मिलते हैं शिवांश सिंह राजपूत से। अभी आप लोग पूछेंगे कि आपने तो बताया था कि शिवांश अनाथ है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि शिवांश गाय इस दुनिया में जब कोई नहीं था तब एक कपल शिव अडॉप्ट करते हैं और उनका सरनेम राजपूत था, इसीलिए शिवांश भी अपना सरनेम शिवांश सिंह राजपूत रखता है। तो मिलिए शिवांश सिंह राजपूत से, जो कि एक अंडरवर्ल्ड माफिया भी है, जिनको सब ब्लैक डेविल नाम से जानते हैं। इनका आय इस दुनिया में कोई नहीं भाई, उनके जिन्होंने इसे अडॉप्ट किया था उनके बारे में हम बाद में जानेंगे, लेकिन हम आपको ये बता दें कि शिवांश और आरव जानी दुश्मन है, क्योंकि शिवांश और आरव एक दूसरे की राइवल कंपनीज है और माफिया वर्ल्ड में भी इन दोनों का कट्टर दुश्मनी चलता है और इन दोनों की दुश्मनी के बारे में हम लोग आगे और जानेंगे। ठीक है, अभी तक के लिए यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल आपसे। देखिए दोस्तों, मुझे आपको बार बार बोलना पड़ता है, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिए। मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है कि मैं आपको बार बार बोलती रहूं, लेकिन मेरे फैमिली वाले मुझे कहानी बनाते देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और मुझे डंटने लगता है। जब तक मैं उन्हें कुछ साबित ना कर दूं तब तक मैं उन्हें बता भी नहीं सकती कि मैं किस तरीके की कहानी बनाती हूं। ओके, सो प्लीज दोस्तों मुझे आगे बढ़ाइए और आपको किस टाइप की कहानी सुनना पसंद है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं उस तरीके की कहानी आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाऊं। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, हैप्पी नवरात्रि। अभी ये गया, अभी तक हमने पढ़ा कि सिया शिवांश के घर आ जाती है और वो दोनों कुछ बातें कर रहे होते, तभी शिवांश पूछता है, अच्छा सिया तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस तरीके का घर चाहिए। तभी सिया बोलती है, घर आप जैसा घर तो बिल्कुल भी नहीं चाहे, जो ब्लैक और ग्रे थीम में वो थोड़ा सा लाइट कलर हो और देखने में अच्छा विबेस दे, पॉजिटिव वाइफ दे। और घर से ज्यादा मुझे गार्डन में इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं गार्डनिंग करती हूँ और मुझे ये सब करना बहुत पसंद है। उसके साथ साथ मुझे खाना भी बनाना पसंद है, तो मैंने सोचा है कि अगर मैं घर अपना खोज लेती हूँ तो मैं एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोजो, जिसमें मैं बेकरी के साथ साथ चाइन से इटालियन और शुद्ध देसी इंडियन खाना और अमेरिकन भी मुझे बनाने आता है। तभी शिवांश पूछता है, तुम मुझे देखने से तो नहीं लगती कि तुम्हें ये सब खाना बनाने आता। तभी सिया बोलती है कि मैं जिस घर में पहले रहती थी उस घर में जो दादी थी उनके लिए मैं ये सब बनाया करती थी और मैं अपनी मासी के लिए भी यह सब कुछ बनाया करती थी मोबाइल से देखकर। तो मुझे ये सब कुछ बनाने आता है अच्छे से और लोगों को पसंद भी आता है, क्योंकि मैंने वाहन के बॉडीगार्डों के लिए भी बनाया है और सबको बहुत पसंद है। तो मुझे भी यही लगता है कि मुझे एक रेस्टोरेंट खोलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है इसके अलावा, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ 12वीं ही पास हूँ। इसके बाद मुझे मेरे चाचा चाची ने पढ़ाना बंद कर दिया और मुझे नहीं लगता कि मुझे 12वीं पास जानकारी वो लोग मुझे नौकरी देंगे यहाँ के लोग। तभी मैंने सोचा है कि एक रेस्टोरेंट खोलो, लेकिन कुछ समझ नहीं ये रहा कहाँ पे खोलन और कितने पैसे लगेंगे, क्योंकि मेरे पास पैसे बहुत कम है एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए। तब शिवांश बोलता है, मैं एक इन्वेस्टेड हूँ तो मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट कर सकता हूँ पैसे, तो मैं जितने भी पैसे लगते हैं एंड रेस्टोरेंट बनाने में उतने मैं तुम्हें दे दूंगा और बदले में तुम मुझे अपनी कंपनी का 50% पार्टनर बना देना। ये सब शिवांश इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि उस पता था कि सिया जब तक वो 50% पार्टनर नहीं बोलेगा तब तक नहीं मने, क्योंकि वह जान चुका था सिया खुद गर्ल्स इंसान है जो दूसरे से पैसे तो नहीं लेगी, इसीलिए शिवांश ने ये तारिका अपनाया। तो जब शिवांश उस अपना डील देता है तभी सिया को सोचने लगते हैं कुछ देर सोचने के बाद वो हाँ मैं अपना सहलाती है और कहती है, ज्यादा तो नहीं, बस थोड़े से आपको पैसे लगाने हैं और लेकिन आपने मेरी जितनी मदद किया मैं आपको 50% पार्टनर बना सकते हो, क्योंकि आप मेरे भाई जैसे हो। तो ठीक है। ये बात सुनकर कि सिया से अपना भाई मिलती है शिवांश जी खुश हो जाते हैं और सिया भी बहुत खुश हो जाती है। तब शिवांश पूछता है, तो हम लोग कल से ही स्टार्ट करें, और हाँ तुम अपने लिए घर मत खोजना, क्योंकि मेरे बहुत सारे मेंशनस हैं जो ऐसे ही बड़े पड़ते हैं, तो तुम उसमें रह सकती हो और मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, क्योंकि तुम मुझे अपना 50% पार्टनर बना रही हो। तो मैं तुम्हें एक विला गिफ्ट करने वाला हूँ। ये सुन करके उसे गुलाब मिलने वाला है। सिया पूरा शॉकेड हो जाती है, लेकिन वह मना करते कहती है, मैंने आपको भले ही अपना 50% पार्टनर बना लिया है, लेकिन आप मुझे अपना विला गिफ्ट करें यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि विला की कीमत सिया को भी पता होती है कि बहुत ज्यादा होती है। मना कर देती है, लेकिन शिवांश उससे बोलता है, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम मुझे अपना भाई मानती हो, तो एक भाई के नाते तुम्हारे लिए अच्छा ही सोच रहा हूँ मैं, और अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो तुम मुझे रेंट भी दे सकती हो अगर तो हमारे पास हो। तो तब सी रेंट का नाम सुनकर बोलती है, लेकिन रेंट बहुत ज्यादा होगा। तभी शिवांश बोलता है कि तुम्हें बस एक ही कमरे में रहना है, तो मैं रेंट से ज्यादा नहीं लूंगा। किया बोलती है, ठीक है, लेकिन वो सब हम लोग कल देख लेंगे, अभी मुझे जोरों से भूख लगी है, अभी तक तो खाना बन जाना चाहिए। तभी शिवांश बोलता है, हाँ खाना अभी तक बन गया होगा, तुम पहले फ्रेश हो जाओ और फिर हम लोग
लोग साथ में चलेंगे खाना खाने और फिर तुम सो जाना और हम लोग कल आगे डिस्कस करेंगे। इतना करके वह सिया के रूम से चला जाता है और सिया भी फ्लैश हुए वॉशरूम चल जाती है। कुछ देर बाद सी और शिव डाइनिंग की टेबल पे बैठे रहते हैं और आराम से अपना डिनर कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद वो लोग खाना खा लेते हैं और वाहन से चल जाते हैं अपने अपने कमरे में। और सिया को नींद नहीं आ रही थी, आज पता नहीं क्यों लेकिन उससे नींद नहीं आ रही थी। तब आंसस के कमरे में आता है और सिया पूछती है आप मेरे कमरे में आए इस वक्त? अभी शिवांश बोलता है मैं तुम्हें देखने आया था। किसका है? तो सो गई यार, जागी हुई हो? तभी सिया बोलते हैं मुझे नींद नहीं आ रही। तभी शिवांश बोलता है अभी मैं तुम्हारा सर दाबा देता हूँ तब तो मैं नींद आ जाएगी। तभी एशिया बोलती है नहीं नहीं आप इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ऐसे सो जाऊंगी। तभी शिवांश से मना करते और दंते कहता है तो हमने मुझे बड़ा भाई मना है तो मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर सकता था। तो कुछ नहीं बोलते और ऐसे ले जाती है और शिवांश उसके सर पे थपकी देने लगता है और जिससे सिया सो जाती है और शिव को देखते और सोते देखता है तो वो भी वाहन से चल जाता और अपनी कमरे में जाकर लेट जाता है। वहीं दूसरी तरफ आज जिससे अभी नींद नहीं आ रही थी वो सिया के बारे में सोच रहा था क्योंकि उससे बहुत पछतावा हो रहा था कि वो एक अकेले लड़की जिसका है इस दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि ये रहा है आपको अभी पता था कि सिया कर दुनिया में कोई नहीं है और वो उस धक्के मार के अपने घर से निकला है और पता नहीं वो अभी कहाँ होगी, कैसी होगी, क्या कर रही होगी, कहीं वो किसी खतरे में ना हो। ये सब सोचते उस नींद ही नहीं आ रही थी और उस बहुत पछतावा हो रहा था कि उससे उस नहीं निकलना चाहिए था। तब शिवांश को सोचता और अपने बॉडीगार्ड्स को फोन करता है और सिया के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है। कुछ देर बाद उसी गार्ड का पहन आता है और वो गार्ड आरव को बोलता है कि आपके घर से वो हाईवे तक गई थी लेकिन हाईवे के बड़े से उनका कुछ पता नहीं चल रहा कि वो कहाँ गई है। लगता है उन्हें कुछ बड़ी शक्ति आपसे बचा रही है, ऐसा लग रहा है कि उनकी श्री इन्फॉर्मेशन हाइड के दो हुई है आगे की और वो इस दुनिया में एग्जिट ही नहीं करती है। सुनकर कि सिया का कुछ पता नहीं चल रहा आरव और टेंशन में आ जाता है। आखिर सिया जैसी भी थी उसकी एक्स पत्नी थी और वो ऐसे कहीं छोड़ सकता है। वो अपने सीक्रेट एजेंट को फोन करके सिया का पता लगाने को कहता है और फोन कट कर देता है। सोने की कोशिश करने लगता है अब क्या होगा आगे, क्या आरव सिया के बारे में कुछ पता लगा पाएगा या फिर सिया उसके लिए सिर्फ एक पहेली बन जाएगी? क्या सिया जैसा सोच रही वैसा हो पाएगा या सिर्फ जिंदगी फिर खेलेगी उसके साथ एक नया खेल? क्या शिवांश सिया की रक्षा के पाएगा? अगले दिन सिया सुबह जल्दी उठकर मंदिर जाती है लेकिन उस मेंशन में तो मंदिर था ही नहीं। तभी सिया पूछती है क्या गार्डन में एक तुलसी का पौधा है? तभी गुर्ड्स बोलते हैं हाँ है, तो लेकिन आपको क्या करना है? तभी सिया बोलती है मुझे पूजा करना है। तो क्या आप मेरे लिए पूजा की सारी सामग्री लेके आ सकते हो? दरअसल मुझे इस घर और कहाँ पर सारे सामान रखे हुए हैं ये बात सिया को नहीं पता था, इसलिए वो एक गॉड से बड़े ही प्यार से नम्र भाव से पूछती है और सिया की प्यारी प्यारी बातें सुनकर सारे गॉड के साथ साथ शिवांश भी मुस्कुराने लगता है। उनमें से एक गार्ड सिया से बोलता है आप यहीं पर रुके, हम लोग आते हैं आपके लिए। पूजा का सारा सामग्री लेकर अपना सारा में लाती है। कुछ देर वेट करती है। कुछ देर बाद वह गार्ड जिसका नाम रामू था वह सिया के लिए सारे पूजा की सामग्री एक थाल में सजाकर लेकर आता है और सिया को देते हुए कहता है ये लीजिए आपका पूजा की थाली। और सिया उसे गार्ड ड्राइवर को धन्यवाद करते हुए कहती है धन्यवाद भैया और वहां से चल जाती है। वहां से जाने के बाद वह जैसा गार्ड ने उसे बताया था वह उसी जगह पर जाने लगता और उसे जगह जाने के बाद उसे वही तुलसी का पौधा मिलता है और वह तुलसी को पौधा को देखकर खुश हो जाती क्योंकि उसे लग रहा था कि आज वह पूजा नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे घर में कोई भी भगवान की मूर्ति नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सिया ने सोच लिया था कि अगर वह नए वाले घर में जाएगी तो वहां पर एक पूजा घर जरूर बनवाएगी। तभी सिया इस तुलसी माता की पूजा करने लगती है। उसके साथ साथ वह सूर्य देव को भी पूजा करती है और एक मधुर सा गीत गाने लगती है तुलसी माता और सूर्य देव के लिए और उसकी गीत सुनकर सारे गॉड्स उसे तरफ आने लगते हैं। उसके साथ साथ शिवांश भी जो अभी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया था वह भी उसे तरफ आने लगता है। और जब सब देखते हैं कि सिया पूजा कर रही है तुलसी माता की तो वह सब सिया के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं और अपना हाथ जोड़कर तुलसी माता और सूर्य देव का प्रणाम करने लगते हैं। तभी सिया अपना गीत गाकर पीछे मूर्ति है वैसे ही चौंक जाती है क्योंकि उसके पीछे साढ़े 8 अपना हाथ और सर झुकाए खड़े थे और शिवांश भी खड़ा था लेकिन उसने अपना हाथ नहीं जोड़ा था, वह सिया को ही देख रहा था। तभी सिया सावरिया नजर से शिवांश को देखते हैं। तभी शिवांश कहता है तुम तो बड़ी धार्मिक निकली, मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन को इतना अच्छा गीत भी आता होगा और सच में तुमने आज मेरा दिन बना दिया। तभी सिया बोलती है अच्छा तो अपने हाथ क्यों नहीं जोड़ा? तभी शिवांश बोलता क्योंकि मैं नास्तिक हूँ, मुझे भगवान पर भरोसा नहीं है, जिन्होंने मेरे साथ इतना कुछ कर दिया उन पर मैं भरोसा नहीं करता। तभी सिया शिवांश को तिलक लगाते हुए कहती है और प्रसाद देते हुए कहती है भगवान को ऐसे नहीं बोला जाता है, भगवान जो भी करते हैं हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। इतना कहकर वह बाकी बचे
बचे लड्डू और तिलक 8:30 को लगने लगती है और पूजा करके वह अपने कमरे में जाती है और अपना जो बैग था जिसमें उसने अपने सारे कपड़े और कुछ पैसे रखे थे वह लेकर आती है और शिवांश से बोलता है चलिए। तभी शिवांश पूछता है कहाँ, तभी सिया बोलती है आप बोल रहा है मुझे कल आपने क्या बोला था। तभी शिवांश को याद आता है कि उसने बोला था कि वह उसके नए घर लेकर जाएगा। तभी शिवम सपना सर हमें हिलता है और सिया का बैग एक गार्ड ले लेता है और गाड़ियों की तरफ जाने लगते हैं और शिवांश सिया का गाड़ी का दरवाजा खोलना है और सिया को बैठने का असर करता है और सिया भी प्रिंसेस स्टेटमेंट पढ़ने पर बैठ जाती है। अब भाई प्रिंस ट्रीटमेंट और पेरेंट्स स्टेटमेंट किसको नहीं पसंद होगा, सबको पसंद होता है, मुझे भी पसंद है, बट मेरे घर में कोई भी मुझे प्रिंस स्टेटमेंट नहीं देता है। खैर छोड़ो, क्या कर सकते हैं। सिया को जाते हुए देखकर गॉड्स थोड़े उदास हो जाते हैं क्योंकि सिया की इतनी छोटी छोटी हरकतों और प्यारी बातों ने सारे गॉड्स का दिल जीत लिया था और वह भी सिया को अपनी बहन मानने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ जानवी जी और कविता जी इस वक्त बहुत घबरे हुई थी और परेशान लग रही थी। तभी जानवी जी कविता जी से बोलती है मुझे नहीं पता था कि सिया डिवोर्स पेपर साइन करके यहाँ से जाने का प्लान कर रही है। जब से सिया ने वो डिवोर्स पेपर साइन किए द टैप से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं अपने कमरे में ही कल दिन भर रह गई और अब रात का खाना भी अपने कमरे में ही किया और मुझे पछतावे ने इतना घेर लिया था कि मैं सिया के बारे में किसी से पूछी भी नहीं। काश मैं पूछ लिया होता तो आज मेरे बच्चे मेरे सामने होती। भले ही मैंने उसकी जिंदगी बर्बाद की सिर्फ और सिर्फ अपने लालच में, लेकिन मुझे बहुत दुख हो रहा है और मेरा सीन बहुत दर्द कर रहा है। तभी कविता जी कहती है मुझे पता है कि आपकी कोई गलती नहीं है, अपने बस अपने पोते का भला सोच, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा और मुझे पता है कि आपको पछतावे ने घेर लिया था और मैं भी कल सिया से मिल नहीं पाई क्योंकि कल मेरी तबीयत खराब थी और मुझे भी बहुत पछतावा हो रहा था, इसलिए मैंने भी अपने कमरे से निकालना उचित नहीं समझा और दिन भर अपने कमरे में ही रही और मुझे भी नहीं लगा था कि सिया ऐसे घर छोड़कर चल जाएगी हमें बिना बताए। तभी जानवी जी कहती है मुझे तेज ने बताया कि उसने देखा है जब सिया मेंशन के अंदर जा रही थी तब आरव ने उसे घर से निकाल दिया और यह सुनकर मुझे और दुख हो रहा है क्योंकि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। ना ही सिया अब से शादी करती, नहीं ऐसा कुछ होता। तभी जानवी जी को ऐसी हालत में देखकर कविता जी उसे शांत करते हुए कहती है आपकी कोई गलती नहीं है, आरव को जरूर कोई गलत फैमिली हुई होगी, इसी कारण उसने ऐसा किया, नहीं तो हम आपको बचपन से जानते हैं, वह बिना कुछ देखे और सोचे समझे ऐसा नहीं कर सकता। तभी जानवी जी कहती है मुझे सिया को ढूंढना पड़ेगा और तभी वह अपना फोन निकलती है और अपने एक डिटेक्टिव को फोन करती है क्योंकि जानवी जी अपने समय में एक माफिया थी तो उनके पास बहुत सारे सोर्स थे, सिया के बारे में पता लगाने के आराम से ज्यादा सोर्स थे जानवी जी के पास। तभी जानवी जी अपने डिटेक्टिव को, जो पर्सनल उनका ही डिटेक्टिव था, वह फोन उठा था और जानवी जो उसे इंस्ट्रक्शन देते हुए कहती है सिया का पता लगाओ और इतना करके वह फोन कट कर देती है और कुछ सोचने लगती है। तभी कविता जी कहती है मुझे बहुत घबराहट हो रही है, उसका इस दुनिया में हमारे अलावा कोई नहीं था, लेकिन यहाँ से जाने के बाद पता नहीं वह कैसी होगी, उसे खाना भी नहीं खाया था ठीक से और ऐसे ही चली गई थी, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। अभी जानवी जी उसे शांत करते हुए कहती है तुमसे इतना मत करो, कुछ देर में मेरा पर्सनल डिटेक्टिव कॉल करेगा और हमें सिया के बारे में सब कुछ बता देगा। तभी कुछ देर बाद जानवी जी का पर्सनल डिटेक्टिव वह फोन करता है और जानवी जी को बताने लगता है कि उसके पास सिया का पता नहीं चल पाया है क्योंकि सिया को किसी बड़े ताकत में बचा रखा है और सिया की कोई भी तस्वीर हमारे पास नहीं है जैसे हम सिया का पता लगा पाएंगे, लेकिन हम लोग रसिया का स्केच बना सकते हैं, लेकिन ये भी कोई काम नहीं आने वाला क्योंकि सिया की सारी इन्फॉर्मेशन की वह इस वक्त कहाँ पर है किसी ने हाइड कर रखी है और हम भी पता नहीं लग पा रहे हैं। ये सब सुनकर जानवी जी घबरा जाती है क्योंकि यह जो उनका पर्सनल डिटेक्टिव था वह पूरे वर्ल्ड का ऐसा डिटेक्टिव ताकि वह किसी भी इंसान को कहीं से भी ढूंढ कर ले आ सकता था, लेकिन उसके कहने के मुताबिक सिया का पता नहीं लग रहा। वह पूरा घबरा जाती है क्योंकि सिया इस शहर में नहीं थी और सिया ने उसे इलाके के अलावा कोई भी इलाका नहीं देखा था। जानवी जी डरते हुए कहते हैं मुझे कुछ भी करके सिया का पता चाहिए, नहीं तो अगली बार तुम्हारी लाश मिलेगी भी। वह डिटेक्टिव कहता है हमें पता है लगाना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन हमें सूत्रों से यह पता चल रहा है कि आपका पोता अब भी सिया जी को ढूंढ रहा है, लेकिन उससे भी सिया जी नहीं मिल पाए हैं। तभी जानवी जी बोलते हैं मुझे कुछ भी करके सिया का पता चाहिए और क्या तुम उसे आदमी का नहीं पता लगा सकते जिसने सिया का इन्फॉर्मेशन हाइड करवाया है। तभी वह डिटेक्टिव बोलता है उसे इंसान का इन्फॉर्मेशन निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं जल्द से जल्द उसे इंसान का इन्फॉर्मेशन निकाल सकूं। इतना कहकर वह सामने वाला डिटेक्टिव जिसका नाम राघव होता है वह फोन कट कर देता है। तभी जानवी के कानों में कविता जी की आवाज सुनाई देती है जो कह रही थी क्या हुआ, क्या सिया का पता चला। तभी
जानवी जी कविता जी को कहती है, नहीं पता चल पाया, पता नहीं उससे क्या हो गया, उसे जमीन निगल गई, आसमान ले गया, पता नहीं। इतना करके वह घबराने लगते हैं। तभी कविता जी उसे शांत करते हुए कहती है, आप चिंता मत करो, सिया का पता चल जाएगा, आखिर वह कहाँ जाएगी। तभी जानवी जी बोलते हैं, तुम चीज जितना आसान समझ रही हो उतना आसान नहीं है, कोई बड़ी ताकत हमें सिया तक पहुँचने से रोक रहा है और हमें सिया का पता जल्द से जल्द लगाना पड़ेगा। इतना कहकर वह सब टेंशन में आ जाती है और अपना सर पकड़ लेती है और जानवी जी कहती है, मुझे आरव से बात करनी होगी। इतना करके वह वहां से चली जाती। कुछ देर बाद आरव जो स्टडी रूम में कुछ काम कर रहा था, उसका दरवाजा खुलता और जानवी जी उसके कमरे में आती है। तभी वह अब पर गुस्सा करते हुए कहती है, अब तुम्हारी हिम्मत कैसे, तुमने हमसे बिना पूछे सिया को ऐसे कैसे घर से निकाल दिया, और तुमने कुछ जाने सोचे समझे इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया। सिया हमारे घर पर आई थी, हमारे कहने पर, वह हमारी जिम्मेदारी थी, लेकिन तुम्हारी वजह से हमें बहुत बड़ा पछतावा पहले से ही था और आपने मुझे पछतावे के पहाड़ पर खड़ा कर दिया है और मैं आपसे निकल नहीं पा रही हूँ। तभी ऑर्डर बोलता है, वह उसे लड़की के लिए आप ऐसा सब बोल रहे हो, वह लड़की एक नंबर के बाद जलन थी, उसके कितने सारे अफेयर्स थे, वह लड़की हमारे साथ रहने के काबिल नहीं थी, वह धोखेबाज है, आप उसकी चिंता मत करो, मैं उसे देख लूंगा। तभी जानवी जी आपको एक चांटा मारते हुए कहती है कि तुम्हें पता भी है कि तुमने उसे घर से निकलकर कितनी बड़ी गलती की है, अब पता नहीं वह कहाँ चली गई है, उसे क्या हो गया है, शायद उसे कोई रोक रहा है हमसे मिलने के लिए, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हाइड कर ली है, मैं ऐसी माफिया क्वीन भी उसे नहीं ढूंढ पा रही और तुम्हें पता है कि तुमने मेरे पर एक बोझ खड़ा दिया है। तभी यादव कहता है, आप उसकी चिंता मत करोगी कहीं अपने आशिक के पास। तभी जानवी जी से एक थप्पड़ और मारते हुए कहती है, तुम्हें पता ही क्या उसके बारे में, तुमने उसे जाना है कितना है, तुमने पहले उसे देखा भी नहीं है अच्छे से, मुझे तो लगता है अगर तुम्हें किसी के बारे में नहीं पता हो तो ऐसा बोला मत करो, तुम सिर्फ हमेशा, मैं तुमको बताती हूँ, तुम सिर्फ एक तरफ देखकर सारा फैसला कर लेते हो लेकिन दूसरी तरफ जाने की कोई कोशिश नहीं करते हो। सिक्के का एक पहलू जानकर कोई फैसला नहीं लिया जाता, सिक्के के दोनों पहलू देखने होते हैं और तुम्हारी सबसे बड़ी यही गलती है। इतना करके वह वहां से जाने लगती है और एक बार फिर से पीछे मुड़कर रहती है, मुझे किसी भी हालत में श्रेया चाहिए, नहीं तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। इतना कहकर वह चली जाती है और आरव और गुस्से में आ जाता है और कहता है, उसे लड़की के लिए आपने मुझे थप्पड़ मारा, अब मैं उसे लड़की को जिंदा ही नहीं छोड़ूंगा, मैं भी देखता हूँ वह लड़की कब तक अपनी मासूमियत के पीछे मक्कारी भरा चेहरा छुपा पाती है। इतना कहकर वह जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं दूसरी तरफ से आकर में बैठकर बाहर के नज़ारे को देख रही थी और शिवांश सपना बिजनेस का कुछ काम कर रहा था। तभी सिया शिवांश से कहती है, हम कहाँ पर है अभी, यह नज़ारे कितने अच्छे हैं ना। तभी शिवांश हंसते हुए कहता है, अभी हम लोग मुंबई के वह इलाके में, जितना भी तुम देख रही हो वह सब मेरी ही जमीन है, क्योंकि मैं मुंबई का पूरा एक एरिया खरीद रखा है। ये सुनकर सिया बोलती है, आपने मुंबई का इतना बड़ा एरिया खरीद रखा है और आपको पता है ये पूरा देश ही मेरा और यह पूरा देश मैंने खरीद रखा और मैं प्रिंस जियाना हूँ जिसके पास बहुत सारी की जायदाद है और मेरे फैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ी है। सिया को अपने ऊपर मजाक उड़ाता हुआ देखकर शिवांश कहता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो तुम किसी से भी पूछ सकती हो, तुम बस मेरा नाम लेकर देखना, बाकी फिर तो मैं सब पता चल जाएगा। तभी इसलिए पूछता है, आपका नाम में ऐसा क्या है, और वैसे आपका नाम क्या है, मैं आपका नाम पूछना भूल गए। तभी शिवांश चौंकते हुए कहता है कि क्या इस लड़की को मेरा नाम भी नहीं पता है, लाइक उसकी पूरी दुनिया जानती है और इस लड़की को पूरा नाम उसका नहीं पता। तभी शिवांश कहता है, मेरा नाम शिवांश सिंह राजपूत है और मैं एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन। तभी सिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, आप एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन होना तो मैं भी एशिया के नंबर 1 बिजनेस वूमेन हूँ, क्या आपने मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है, क्या आप जो भी कहोगे वह मैं मान लूंगी, आप भले ही टॉप 10 में आ सकते हो लेकिन एशिया का नंबर 1 बिजनेसमैन, उसका नाम तो सर था। तभी शिवांश स्mirk करते हुए कहता है, ध्यान से समझो जो तुमने अभी बोला और मैंने जो अभी बोला, शिवांश सिंह राजपूत SSR, आपको समझ में आया। तभी सिया चौंकते हुए कहती है, क्या आप वही सर SSR हो, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं ईर्षा के नंबर 1 बिजनेसमैन से मिल रही हूँ। दरअसल मैं जिस घर में रहा करती थी वहाँ पर एक मैगजीन आई थी जहाँ पर एक शख्स जो नंबर 1 बिजनेस वूमेन है उसकी तस्वीर आई थी, लेकिन उसे इंसान ने मास्क पहना रहता है इसलिए कोई भी उसके बारे में नहीं जान पाता, लेकिन मैं आपको सच में देख रही हूँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि मैं आपके बारे में बहुत सुना है कि आपने बहुत स्ट्रगल किया था और अपने इस मुकाम पर आने के लिए बहुत मेहनत की है, मुझे भी आपके जैसा इंसान बनना है और आपकी जितना ही काबिल बिजनेसमैन बनना है। तभी शिवांश सिंह राजपूत कहता है, उसके लिए तुम्हें मेहनत के साथ साथ
पढ़ाई भी करनी होगी, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। तभी सिया पूछता है क्या। तभी शिवांश बोलता है मैं सोच रहा हूँ कि तुम सुबह सुबह अपने कॉलेज जाओगी, मैं तुम्हारा एडमिशन करवा दूंगा और तुम शाम को अपना रेस्टोरेंट चला सकती हो या फिर दोपहर से भी, ऐसे तुम्हारी पढ़ाई भी कंप्लीट हो जाएगी और तुम अपना रेस्टोरेंट भी चला पाओगी। तभी सिया बोलती है आइडिया तो अच्छा है लेकिन मेरे दस्तावेज ये सब बहुत झंझट है। तभी शिवांश बोलता है मैं सब कर दूंगा और कल तुम मेरे साथ अपने कॉलेज चलना। ये सुनकर कि उसको कॉलेज जाना है और पढ़ाई करना है वह बहुत खुश हो जाती है क्योंकि सिया को बचपन से पढ़ने का बहुत मन करता था लेकिन उसके चाचा चाची नहीं पढ़ने देते थे। तभी सिया शिवांश के गले लगाते हुए कहती है थैंक यू सो मच भाई, मुझे लगा नहीं था कि आप मेरे लिए इतना कुछ कर दोगे, आप मेरे लिए एक फरिश्ते की तरह आए हो, बस आप मुझे छोड़कर मत जाना, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। इतना करके वह थोड़ा इमोशनल हो जाती है और शिवांश में उसके सर पर हाथ लगने लगता है और उसे शांत करते हुए कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, भले ही हमें मिले ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, कुछ ही घंटे हुए हैं, लेकिन हमारा बंध सबसे स्ट्रांग है। तभी शिवांश से अपने मन में कहता है हमारा बंध स्ट्रांग है और तुम मेरी अपनी बहन हो। इतना कहकर वह थोड़ा मुस्कुराने लगता है क्योंकि किसी और कोई नहीं, शिवांश का अपना खून, उसके अपने माँ बाप की बेटी थी और शिवांश उसका बड़ा भाई था। तो चलिए बताते हैं शिवांश को कैसे पता चला कि सिया उसकी बहन है। सिया जैसे ही घर आई थी वैसे ही शिवांश ने अपने एक डिटेक्टिव को सिया की सारी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहा था और आज सुबह जब शिवांश सोकर उठा था वैसे ही उसे एक मेल दिखता है जो कि उसके डिटेक्टिव ने भेजा था। तभी उसे मेल में उसे पता चलता है कि सिया और कोई नहीं उसकी अपनी खुद की बहन है। फ्लैशबैक सिया और सिया के माता पिता की बड़ी संतान थी शिवांश, जिसको सब प्यार से शिव बोलते थे। लेकिन जब एक दिन जब सिया पैदा भी नहीं हुई थी तब शिवांश एक एक्सीडेंट में बहुत ज्यादा घायल हो गया था जब वह अपने माँ बाप के साथ शहर जा रहा था अपनी माँ का चेकअप करवाने, क्योंकि सिया की माँ उसे वक्त प्रेग्नेंट थी और वही बच्ची एशिया होती है उसे वक्त शिवांश 2 साल का होता है। तभी शिवांश के साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं सोची थी। शिवांश का एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और वह लोग जैसे शिवांश को अस्पताल ले जाते हैं वैसे ही उसे अस्पताल में भयंकर आग लग जाती है, लेकिन शिवांश के माँ बाप उसे आग में शिवांश को नहीं बचा पाते हैं क्योंकि शिवांश उसे वक्त ओटी में था। इस वक्त उसे अस्पताल में बहुत बड़ा आग लगता है और सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। इस बीच सिया की माँ अपने बेटे को बचाने के लिए वहां तक जाती है लेकिन तब तक औरती तरफ बहुत भयानक आग था और उसे तरफ जाने से सिया की माँ की मृत्यु भी हो जाती। इस वजह से सिया के पापा वहां से ले जाते हैं। अपने बेटे को खोने के दम से भी वह लोग डर रहे थे लेकिन उसकी माँ को बचाने के लिए उसके पापा सिवान से सिया की माँ को दूर कर देते हैं। इस बात का सदमा सिया की माँ जेल ने पाए और वहीं बेहोश हो जाती है। शिवांश के पापा सिया की माँ को कैसे कैसे करके उसे अस्पताल से बाहर निकलते हैं क्योंकि उसे अस्पताल में बहुत भीड़ लगा हुआ था और तभी जब वह लोग अंदर जाने लगते हैं तभी कुछ फायर ब्रिगेड वाले लोग उन्हें रोक कर देते हैं और कहते हैं अभी आप अंदर नहीं जा सकते, अभी किसी की हालत है कि नहीं है। शिवांश के पापा को लग रहा था कि शिवांश की मृत्यु हो गई है और वह ऐसा नहीं चाहते थे कि सिया की माँ जरा सा भी स्ट्रेस ले और टेंशन में आ जाए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि शिवांश की मृत्यु हो गई है, लेकिन वह अपनी पत्नी और अपने होने वाले बच्चों को नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने रसिया की माँ को जबरदस्ती मन से ले गए। और कुछ देर बाद शिवांश के पापा अकेले उसे अस्पताल में आए तो सब कुछ साफ हो चुका था और उन्हें शिवांश कहीं नहीं देखा और उन्होंने बहुत पूछने की कोशिश भी की लेकिन उन्हें कोई कुछ पता नहीं चल पाया शिवांश के बारे में। और शिवांश जो उसे वक्त बहुत ही घायल अवस्था में था, उसे कुछ होश नहीं था, लेकिन एक भले आदमी ने शिवांश की जान बचा ली थी और शिवांश को सही वक्त में अस्पताल ले जाकर उसे वहां छोड़ दिया था। और अस्पताल से उसे आदमी ने उसे उसके बारे में पूछा तो शिवांश को कुछ भी याद नहीं था क्योंकि शिवांश के सर में बहुत चोट लगी थी। उसे वक्त शिवांश को कुछ भी समझ आ रहा था। तभी उस इंसान ने ज्यादा ना सोते हुए शिवांश को अनाथ आश्रम छोड़ दिया। और वहीं दूसरी तरफ सिया जब पैदा हुई तो उसके माँ बाप ने उसके भाई के बारे में कुछ नहीं बताया और उसके माँ बाप को भी बहुत दुख होता था कि उसके वजह से उसके बेटे की जान चली गई। और इसी बात का पछतावा से उन्होंने जब दोबारा शहर गए कम से और जब आ रहे थे तो गाड़ी बहुत फास्ट में चला रहे थे और यही सोच रहे थे गुरु के बेटे की कैसी हालत से वह मर गया, इसी वजह से गाड़ी अनबैलेंस हो गया और उनका एक्सीडेंट हो गया। फ्लैशबैक एंड ध्यानवाद दोस्तों, आप लोग की वजह से मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मेरे घर में की हेज प्रॉब्लम चल रही, इसी वजह से मैं एपिसोड अपलोड नहीं कर पा रही। प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें।